नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर हुई एक विस्तृत समीक्षा पर बात करेंगे। जी। किताब तो शायद कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, पर आज हम ये देखेंगे कि ये जो समीक्षा है ये इसके असर और सलाह पर क्या खास बातें उठाती है। बिल्कुल। और ये समीक्षा सिर्फ तारीफ या बुराई वाली नहीं है। ये उसके जो मूल विचार है ना, उनको आज के हिसाब से देखती है। अच्छा। खास तौर पर ये सवाल कि वो जो दो डैड वाली कहानी है, एक पुअर डैड जो सेफ जॉब में है और एक रिच डैड जो रिस्क लेते हैं, क्या वो वाकई सबके लिए हर जगह उतनी ही सही बैठती हैं? हाँ, यही जानना तो दिलचस्प होगा। तो समीक्षा का पहला बड़ा पॉइंट जो है वो संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लाइबिलिटीज के फर्क पर है। कियोसाकी का ये आइडिया तो काफी फेमस है ना? जी, बहुत फेमस है। और समीक्षा मानती है कि ये कॉन्सेप्ट उस वक्त काफी क्रांतिकारी था। हाँ। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि कियोसाकी की जो परिभाषाएं हैं कि संपत्ति जेब में पैसा डाले और दायित्व निकाले, वो शायद थोड़ी ज्यादा ही सीधी या सरल हैं। अच्छा, मतलब ये समीक्षा इशारा करती है कि आज के जो इकोनॉमिक रियलिटी हैं, जैसे अनिश्चित आय या ये गिग इकोनॉमी वगैरह, हाँ हाँ। वो संपत्ति और दायित्व के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला कर देती है। जैसे घर है, किराया नहीं आ रहा, तो क्या वो हमेशा सिर्फ लायबिलिटी ही है? समीक्षा इस पर सोचने को कहती है। सही बात है। यानी समीक्षा सिर्फ किताबी परिभाषा से आगे सोचने को कह रही है। हाँ। अच्छा, और वो जो विचार है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, हाँ। उसके बारे में समीक्षा का क्या कहना है? क्या वो प्रैक्टिकल है? देखिए, समीक्षा इस विचार को तो किताब का बिल्कुल दिल मानती है। पैसिव इनकम का सपना, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि किताब ये कैसे करना है इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। मोटिवेशन तो बहुत है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, खासकर अगर किसी के पास साधन कम हो, वो उतने साफ नहीं बताए गए। समीक्षा के मुताबिक ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में करना उतना सीधा नहीं। हाँ, ये बात तो उठती रही है। अच्छा, और निवेश और बिजनेस की समझ बढ़ाने पर जो किताब जोर देती है, जी। उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा इसकी तारीफ करती है। ये अच्छी बात है कि किताब लोगों को नौकरी से हटकर सोचने और निवेश, रियल एस्टेट, टैक्स जैसे विषयों में इंटरेस्ट लेने के लिए प्रेरित करती है। जी। लेकिन वो एक तरह की चेतावनी भी देती है। समीक्षा के मुताबिक किताब में रिस्क लेने को काफी ग्लोरीफाई किया गया है, पर हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता या हालात एक जैसे नहीं होते, है ना? ये पहलू किताब में शायद उतना नहीं उभारा गया। सही कहा। और वित्तीय फैसलों में भावनाओं पर काबू पाने वाली बात, जैसे डर और लालच, समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा इसे एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल पॉइंट मानती है। कियोसाकी का ये कहना कि डर और लालच अक्सर हमें गलत फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, ये काफी हद तक सही भी है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा ये भी जोड़ती है कि इमोशनल कंट्रोल जरूरी तो है, पर सिर्फ वही काफी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी और एक ठोस प्लान भी उतना ही जरूरी है। शायद किताब में इस पर इमोशनल पहलू से ज्यादा जोर होना चाहिए था। तो मतलब एक तरफ तो प्रेरणा है, सोच बदलने की बात है, और दूसरी तरफ व्यवहारिकता पर सवाल भी। तो समीक्षा किताब की मुख्य पॉजिटिव बातें क्या बताती हैं? सबसे बड़ी ताकत समीक्षा के अनुसार उसकी सरल भाषा है। बहुत सीधी सरल भाषा। हाँ, उसने फाइनेंस की जटिल दुनिया को आम आदमी के लिए समझना आसान बनाया। ये बहुत बड़ा योगदान है। सही। और उसने लाखों लोगों को पहली बार अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने और सवाल करने पर मजबूर किया। ये जो सोच में बदलाव है ना, कर्मचारी से उद्यमी या निवेशक बनने की सोच, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन फिर वो कमजोरियां भी होंगी जिनका समीक्षा ने जिक्र किया होगा? जी बिल्कुल है, और समीक्षा उन पर काफी ध्यान देती है। पहला तो वही, जैसा हमने कहा, मोटिवेशन ज्यादा, ठोस गाइडेंस कम। दूसरा, ये जो सलाह है वो काफी हद तक अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है, खासकर वहां के टैक्स और रियल एस्टेट नियम। समीक्षा जोर देती है कि इसे भारत जैसे देश में बिल्कुल वैसे का वैसा लागू करना मुश्किल भी है और जोखिम भरा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि यहाँ के नियम, बाजार, सामाजिक आर्थिक हालात सब बहुत अलग हैं। ये भारतीय पढ़ने वालों के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फिर आखिरकार समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा मानती है कि ये किताब उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है जो फाइनेंशियल दुनिया को समझना बस शुरू ही कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गए या यंग प्रोफेशनल्स, या कोई भी जो अपनी कमाई को सिर्फ बचाने से आगे ले जाना चाहता है, निवेश वगैरह सोचना चाहता है। ठीक है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है
कि इसे एक गाइड बुक की तरह नहीं लेना चाहिए। इसे एक सोच बदलने वाली किताब की तरह पढ़े और इसकी सलाह को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से सोच समझकर अपनाएं। यानी आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय इससे प्रेरणा लें और अपना रास्ता खुद बनाएं। बिल्कुल सही। समीक्षा का निचोड़ यही है कि रिच डैड पुअर डैड एक प्रभावशाली किताब है जिसने फाइनेंशियल सोच पर गहरा असर डाला है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये आपको सवाल पूछना सिखाती है, पर शायद सारे जवाब नहीं देती। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार शायद ये हो सकता है, ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता सिर्फ एक ही है, जैसा शायद किताब बताती है, या फिर अलग-अलग लोगों और समाजों के लिए इसके मायने और तरीके भी अलग हो सकते हैं, जिन्हें हमें खुद ही खोजना होगा।